हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर, असिस्टेंट टीचर। आज हम केवीएस की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी पेडागोजी का जो डी पार्ट है, जो 10 नंबर की हमारी 10 क्वेश्चन जिसमें से आने वाले हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें लीडरशिप हम पढ़ेंगे। लीडरशिप होती क्या है, लीडर्स कितने टाइप के होते हैं, लीडर्स के काम करने का तरीका क्या होता है, एक लीडर में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, लीडरशिप होती क्या है। आम बोलचाल की भाषा में हम क्या समझते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी संगठन का जो लीडर होता है, जो नेता होता है, जो उसको चलाता है, वो लीडर होता है। ठीक है, हम यहाँ लीडर किसी नेता की बात नहीं करेंगे, हम लीडर एज अ स्कूल लीडर की बात करेंगे। जो हमारे हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनकी हम वो कैसे होने चाहिए, उनके काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, उस पर बात करेंगे, जिससे कि बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत अच्छे से हमें मिलता रहे। देखिए, लीडर बाय, इसमें लीडर बनते कैसे हैं। दो टाइप के लीडर होते हैं। लीडर बाय पोजीशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बाय पोजीशन, यानी कि एक पद जो होता है उस पर उनकी नियुक्ति हुई हो, यानी कोई एक उनको पद दे दिया गया हो। हेड, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उनको सरकार के द्वारा एक पद पर नियुक्त किया जाता है, वो होते हैं लीडर बाय पोजीशन। दूसरे होते हैं लीडर बाय एक्शन। लीडर बाय एक्शन मतलब जो अपने काम के द्वारा, अपने व्यवहार और काम करने के तरीके से लोगों को लीड करते हैं। समझ गए होंगे आप। जैसे लीडर बाय एक्शन यानी कि काम करने का हमारा तरीका इतना अच्छा है, हमारा व्यवहार इतना अच्छा है कि लोग हमें फॉलो करें। ठीक है। उसके बाद देखिए, लीडर के काम करने का तरीका, 3 तरीके से हम काम करते हैं। पहला होता है, देखिए, शक्ति। शक्ति क्या होती है, कभी हम किसी को पुरस्कार या दंड के हथकंडों को अपनाकर जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन लाने की जो क्षमता रखते हैं, उसी का नाम होता है शक्ति। यानी कि हम लोगों को पुरस्कार दें, लोगों को दंड दें, लेकिन हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकें। अब वो परिवर्तन कैसा है, वो परिवर्तन है वांछनीय परिवर्तन, यानी कि एक अच्छी दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है, जो एक सही काम के लिए चेंजेस हो रहे हैं, वो हम शक्ति से ला रहे हैं लोगों में। अब शक्ति भी ये 3 तरीके की हो गई। बलात्मक शक्ति, यानी कि हम बल का प्रयोग करके वांछनीय परिवर्तन लोगों के व्यवहार में ला रहे हैं। दूसरा है लाभकारी शक्ति, यानी कि हम लोगों को कोई भी पैसा, नगद, पुरस्कार देकर, लालच देकर हम अपना काम कर रहे हैं। तीसरा है मानकीय शक्ति, मानदंडों, नियमों और विनियमों संबंधी। पूर्व में जो राजा होते थे वो लगभग इसी तरीके से काम करते थे, शक्ति से ही। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा प्राधिकार, अथॉरिटी। वैधानिक शक्ति है। प्राधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी वैधानिक नियम से हमें मिले होते हैं। जो सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनको यही वो इसी का यूज़ करते हैं, प्राधिकार का, अपनी अथॉरिटी का, यानी कि उनके पास वो कानून से, नियमों से, संविधान से वो उनको शक्ति मिली है कि वो लोगों के व्यवहार में, काम में चेंजेस ला सकें। उसके बाद तीसरा होता है प्रभाव। प्रभाव मतलब हमारा व्यवहार और काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि लोग हमें फॉलो करते हैं, हम लीड करते हैं लोगों को। ठीक है। यानी कि बेसिकली होना तो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन है, वो भी कैसा, वांछनीय, यानी कि अच्छा चेंज लाना है। हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो अलग अलग टाइप हैं। देखिए, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। जैसे कि हमने मुन्ना भाई MBBS देखी पिक्चर सभी ने, तो उसमें जो हमारा सर्किट है वो शक्ति, पावर का यूज़ करता है। वो कभी कभी बलात्मक शक्ति का प्रयोग करता है, लोगों को डराता धमकाता है। दूसरा, वो कभी कभी लालच दे के काम कराता है, लेकिन वो काम कराता है शक्ति से। ठीक है। दूसरा, जो उसी पिक्चर में जो उसके कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, वो प्राधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वो लीड करने के लिए कहाँ का प्रयोग करते हैं, प्राधिकार का। और तीसरा हमारा मुन्ना भाई MBBS, हमारे जो हीरो हैं, वो इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हैं, वो
प्रभावित करते हैं लोगों को। उनका जो व्यवहार है, काम करने का तरीका है, वो इतना अच्छा होता है पिक्चर में कि लोग उनको लीड करते हैं, उनको पसंद करते हैं। तो बेसिकली तीनों जो हमारे शक्ति, प्राधिकार, प्रभाव हैं, उनमें डिफरेंस होता है, लेकिन काम एक ही होता है कि लोगों के व्यवहार में हमें वांछनीय परिवर्तन करने हैं, उसी के लिए तीनों काम करते हैं। उसके बाद देखिए बोल्स एंड डेवनपोर्ट का नेतृत्वकर्ता का मॉडल है, 1975 में आया था। इसमें से सीधा सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि नेतृत्वकर्ता का जो मॉडल है वो किसने दिया था? हेरोल्ड डब्ल्यू बोल्स और जेम्स ए डेवनपोर्ट ने दिया था। कब दिया था? 1975 में दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि 4 लक्ष्य, एक लीडर को 4 लक्ष्य प्राप्त होने चाहिए जब वो एक अच्छा लीडर होता है। ठीक है, इस मॉडल में बताया गया है कि लीडर को 4 लक्ष्यों को प्राप्त करना ही होगा। और हम ये जो लीडर कर रहे हैं, हम ये स्कूल के लीडर की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य आता है, वो आता है विद्यालय को बनाए रखना। विद्यालय को बनाए रखना, ये सबसे पहला लक्ष्य है। दूसरा है सीखने के अवसर प्रदान करना। अब इससे क्या मतलब है सीखने के अवसर? भाई जो हमारा हेड है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि उसके स्कूल का हर एक बच्चा सीख सकता है, उसको ये पक्का विश्वास होना चाहिए। इसके लिए वो हर एक बच्चे को अवसर दे, हर एक बच्चे को सीखने का पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तीसरा, नवाचार प्रेरित करना। तीसरा लक्ष्य ये है नवाचार प्रेरित करना। अब नवाचार क्या होता है? नवाचार मतलब नया विचार, एक नए तरीके से, एक ही बात को नए तरीके से हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज़ ABCD सिखानी एक परंपरागत तरीका है कि आप बोर्ड पे लिखिए ABCD, शुरू हो जाइए। दूसरा नया विचार इसमें ये हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट्स पहले दिखाइए और उनसे बताइए कि आपने एप्पल दिखाया तो ये एप्पल है, ये ए से बनता है, तो ये नया विचार हो गया। तो इस तरीके छोटे छोटे जो नए विचार होते हैं किसी भी काम को करने के, नए तरीके जो होते हैं, कभी कभी वो बेटर रिजल्ट हमें दे देते हैं। तो एक हेड का काम है कि वो हर एक टीचर को हमेशा प्रेरित करता रहे कि आप नए तरीके से पढ़ाइए। चौथा है हमारा आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति करना। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आवश्यकताएं क्या होती हैं? जैसे हम भौतिक चीज़ों की बात करें तो चॉक, डस्टर, टेबल, चेयर, ये सब हमारे स्कूल में एक असिस्टेंट टीचर को चाहिए। तो वो किससे डिमांड करेगा? हेड से। तो एक हेड का काम है कि वो जो सारी फिज़िकली जो चीज़ें हैं, भौतिक जो संसाधन हैं, उनकी पूर्ति करे और उनकी जो आकांक्षाएं हैं, जो टीचर्स को जो भी चाहिए वो उनको ला के दे, कंप्लीट करे। ठीक है। उसके बाद एक काम करने का तरीका क्या होता है? हम बात कर रहे हैं स्कूल की, स्कूल के हेड की। तो स्कूल के हेड 3 तरीके से काम करते हैं, यानी कि उनके काम करने की जो तरीका होता है, शैली होती है, वो 3 तरीके की होती है: सत्ताधारी, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र शैली। सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व शैली। इसमें क्या होता है कि जो हेड होता है वो खुद ही निर्णय ले लेता है, खुद ही योजना बनाता है और वो अपने बनाकर कोई भी डिसीज़न लेकर, कोई निर्णय लेकर वो बता देगा असिस्टेंट को कि आपको ऐसे और काम करना है। उसमें असिस्टेंट के कोई राय नहीं होगी, कोई मर्ज़ी नहीं होगी। अब देखिए हर एक तरीके के अपने फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि एक डिसिप्लिन रहता है स्कूल में, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि सदस्य जो हैं अधीनता अनुभव करते हैं, यानी कि जो असिस्टेंट टीचर हैं उनको लगेगा कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनकी कोई विचार को पूछ ही नहीं रहा है, उनके काम करने के तरीके को कोई समझ ही नहीं रहा है। तो पूरी तरीके से हेड निर्णय लेगा। दूसरा होता है हमारा, ये है लोकतांत्रिक या जनतंत्रीय या सहभागी नेतृत्व शैली। इसमें क्या होता है कि जो स्कूल का हेड है वो पूरे स्कूल के स्टाफ को एक टीम की तरह से लेके चलेगा, हर एक काम में उनकी राय लेगा, उनसे पूछेगा, फिर कोई योजना बनेगी और फिर ही कोई निर्णय लिया जाएगा, यानी कि सबकी राय, सबकी सहमति होगी तब कोई निर्णय लिया जाएगा। इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई गोल अचीव करेंगे, कोई भी जब हमें उद्देश्य की प्राप्ति होगी तो उसमें सभी का योगदान होगा, किसी एक का नहीं होगा। अब इसके फ़ायदे तो हैं, एक नुकसान क्या है कि विचारों की भिन्नता के कारण सभी सदस्य एकमत नहीं हो पाते। अधिकतर ये प्रॉब्लम जहाँ बड़ा स्टाफ है वहाँ पर हो सकती है कि किसी एक बात पर सबका सहमत होना कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
तो ये इसका एक नुकसान है। तीसरा है स्वतंत्र शैली। इसमें क्या होता है, हेड का जो हस्तक्षेप होता है वो बहुत कम होता है, उसका नियंत्रण बहुत कम होता है और लगभग असिस्टेंट टीचर्स बिल्कुल फ्रीली काम करते हैं। तो इसका एक नुकसान ये है कि स्कूल में अव्यवस्था लगती है। टीम जो है, टीम में व्यवस्था और अनुशासन की कमी हो जाती है। तो लगभग तीनों तरीके के हमने फ़ायदे और नुकसान देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि एक लीडर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहली विशेषता कि उसको पहल करना, यानी कि पहला कदम कौन उठाएगा, लीडर। यानी कि स्कूल का हेड जो है वो किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ेगा, ये उसकी विशेषता होनी चाहिए। वो पीछे ना हटे कि मैं क्यों करूं, असिस्टेंट कर ले या कोई भी टीचर कर ले, तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी विशेषता होनी चाहिए कि वो किसी भी काम को सबसे पहले करने के लिए आगे खड़ा हो। दूसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, यानी कि वो बहुत ही पॉजिटिव आदमी होना चाहिए। उसको ये विश्वास होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में कैसे भी करके वो हर बच्चे को सिखा सकता है और हर बच्चा सीख सकता है। ये उसके माइंड सेट होना चाहिए कि हर बच्चा सीखता है और हर बच्चे को सिखाया जा सकता है और बिल्कुल भी निगेटिव ना हो। तीसरा है स्वप्रेरित होना, सेल्फ मोटिवेटेड होना, यानी कि वो खुद भी बहुत प्रेरित होना चाहिए, खूब जोश से भरा हुआ होना चाहिए। दूसरों को भी प्रेरित करना, प्रभावित करना, ये है नंबर 4। यानी कि जो हेड है वो ऐसा होना चाहिए, खुद भी प्रेरित रहे, दूसरों को भी अभिप्रेरित करे और उसके काम करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो असिस्टेंट टीचर्स हैं वो उससे प्रभावित हों। चौथा है बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना। देखिए चेंज एक बहुत ही ज़रूरी एक प्रक्रिया होती है, खासकर विद्यालयों की अगर मैं बात करूं तो चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर साल नए नए बच्चे आते हैं, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के काम करने का तरीका अलग होता है। तो चेंज हमें अपनी स्ट्रैटेजी में भी करना पड़ता है, हर अपने काम करने के तरीके में हमें चेंजेस लाने ही पड़ते हैं। तो उसके लिए एक हेड बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो इतना दृढ़ हो जाए कि मैं ऐसे ही काम करूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये उसकी विशेषताएं होनी चाहिए। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें से 3 दे दे, एक स्किप कर दे, तो ये आप देख लेना। उसके बाद एक लीडर का बच्चों की लर्निंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रॉबिन्स एवं अन्य जो उनके साथी थे उन्होंने 2008 में कई शोध किए और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जो स्कूल का लीडर है उसका फ़र्क पड़ता है बच्चे की लर्निंग पर। और वो फ़र्क जो है वो 4 तरीके से पड़ता है, 4 तरीके से पड़ेगा। अब कैसे, हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट। ये वहाँ पड़ेगा जहाँ जो हमारा हेड है वो स्वयं शिक्षण कार्य करता हो, यानी कि वो क्लासरूम टीचिंग खुद करता हो, तब ये डायरेक्ट जो हेड है वो अफेक्ट करेगा बच्चों की लर्निंग को। दूसरा है हमारा मध्यवर्ती प्रभाव, इनडायरेक्ट इफेक्ट हम कह सकते हैं कि जो स्कूल का हेड है वो टीचर्स को इफ़ेक्ट करेगा और फिर टीचर्स जो हैं वो बच्चों को इफ़ेक्ट करेंगे। यानी कि जो हेड है, अगर सपोज़ उसका मूड ख़राब है तो टीचर्स का मूड ख़राब करेगा, जब टीचर्स का मूड ख़राब होगा तो बच्चों पे गुस्सा उतारेंगे। तो डायरेक्ट तो हेड ने कुछ नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उसने बहुत कुछ कर दिया। ठीक है। उसके बाद एक होता है पारस्परिक प्रभाव। ये होता है कि जो हेड है वो तो प्रभावित करेगा बच्चे की लर्निंग को, जैसा कि हमने इसमें देखा था डायरेक्ट इफ़ेक्ट में कि अगर वो क्लासरूम टीचिंग कर रहा है तो बच्चे इफ़ेक्टेड होंगे ही होंगे। लेकिन बच्चों से वो कैसे इफ़ेक्टेड होता है, देखिए बच्चों से इसलिए इफ़ेक्टेड होगा कि अगर किसी क्लास में या किसी स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कोशिश करने के बाद नहीं सीख पा रहे हैं, तो हो सकता है उसके लिए हेड को चेंज लाने की ज़रूरत हो अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने काम करने के तरीके में। तो उसका जो काम करने का तरीका है वो उसे बदलना पड़ सकता है बच्चों के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा बच्चों से लीडरशिप इफ़ेक्ट होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। चौथा है हमारा प्रतिकूल प्रभाव, ये निगेटिव प्रभाव है। इसके बारे में ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 3 पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक बार क्विक
रिवीजन देख लेते हैं। देखिए, नेतृत्वकर्ता दो तरीके के होते हैं, लीडर बाय पोजीशन, लीडर बाय एक्शन। ये तीन तरीके से काम करते हैं, शक्ति से, प्राधिकार से, प्रभाव से। उसके बाद इन्होंने एक मॉडल आया था बॉल्स एंड डेवनपोर्ट का। इसमें 4 लक्ष्य बताए गए थे कि एक लीडरशिप एक लीडर को कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। फिर आती है काम करने की शैली, कि उसकी 3 तरीके से एक स्कूल का हेड काम करता है। और विशेषताएं आती हैं, 5 हमने विशेषताओं की बात की है। उसके बाद हमने बात की है कि एक लीडर जो है वो कैसे बच्चों को इफ़ेक्टेड करता है। तो इस हमारी वीडियो में इतना ही रहेगा। इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।